तो क्या यूनिवर्सिटीज में इक्विटी के जो नियम हैं वो खतरे में हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और तब से ये सवाल सबके मन में है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ये समझेंगे कि यूजीसी के जो 2026 वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस हैं उनका असली भविष्य क्या है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो नए नियम हैं उन पर रोक क्यों लगी। फिर कोर्ट के वो कौन से बड़े सवाल हैं जिन पर सब टिका है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन अभी भी क्यों मौजूद है और ये सब एक मजबूत नियम की तरफ कैसे जा सकता है। और हाँ, आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, नए इक्विटी नियम और उन पर लगी रोक। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये नियम रद्द नहीं हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए। जैसा कि लीगल एनालिस्ट अंकेश कुमार मौर्य ने भी समझाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बस एक तरह से जांच के लिए पॉज बटन दबाया है। ये एक प्रोसेस है, नियमों को और साफ और क्लियर बनाने का, उन्हें खत्म करने का नहीं। कोर्ट ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है, इन अबेयंस। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि नियमों को कुछ समय के लिए साइड में रख दिया गया है। ये कोई परमानेंट फैसला नहीं है, बल्कि बस एक ब्रेक है ताकि इनकी डिटेल में समीक्षा हो सके। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ये बहुत ज़रूरी है। कोर्ट के वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, कोर्ट का जो मसला है वो इक्विटी के गोल से नहीं है, बल्कि इन नियमों की भाषा से है। कोर्ट को लगा कि इसमें कुछ अस्पष्टताएं हैं, मतलब कुछ बातें क्लियर नहीं हैं और कानून के कुछ बड़े सवाल उठते हैं। सीधा सीधा कहें तो कोर्ट को चिंता है कि कहीं इन नियमों का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल था परिभाषा को लेकर। जिन्होंने याचिका डाली उनका कहना था कि जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही संकरी है, बहुत नैरो है। मतलब सोचिए, अगर जनरल कैटेगरी के किसी स्टूडेंट के साथ उसी की कैटेगरी का कोई दूसरा व्यक्ति भेदभाव करे तो क्या ये नियम उसकी मदद कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल था। मतलब कोर्ट ये पूछ रहा है कि क्या ये परिभाषा ये मानकर चल रही है कि भेदभाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है, और क्या ये बाकी तरह के जातिगत भेदभाव को नजरअंदाज कर रही है। कोर्ट बस ये पक्का करना चाहती है कि ये जो सुरक्षा का जाल बनाया जा रहा है उसमें कोई सुराख न रह जाए। अब एक और बड़ी चिंता थी सेग्रीगेशन शब्द को लेकर। हिंदी में कहें तो अलगाव। ये सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है ना? लेकिन इसका संवैधानिक वजन बहुत बहुत भारी है। तो कोर्ट का सवाल ये है कि कहीं ये शब्द अनजाने में अलग लेकिन बराबर वाली खतरनाक सोच को तो जन्म नहीं दे देगा। ये वही सोच है जो कहती है कि सुविधाएं अलग अलग दे दो, बस बराबर हों, और ये हमारे देश के एकीकरण और भाईचारे के जो मूल सिद्धांत हैं उनके एकदम खिलाफ है। और फिर एक और बहुत जरूरी मुद्दा सामने आया, रैगिंग का। सोचिए, 2012 के जो नियम थे उनमें साफ साफ लिखा था कि रैगिंग एक तरह का भेदभाव है, लेकिन नए वाले नियमों से ये शब्द ही गायब था। अब ये क्यों एक कदम पीछे जाने जैसा हो सकता है? ये तो साफ ही है। तो सवाल ये उठता है कि भेदभाव वाले कामों की लिस्ट से रैगिंग को हटा देना, क्या ये एक तरह का प्रतिगामी कदम है? क्या इससे स्टूडेंट्स की सुरक्षा कमजोर होती है और जो विक्टिम्स हैं उनके लिए इंसाफ पाना और मुश्किल हो जाता है? तो अब जब नए नियमों पर रोक है तो सवाल उठता है कि क्या कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। चलिए सेक्शन 3 में इसी को समझते हैं कि सुरक्षा खत्म क्यों नहीं हुई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है, जब तक ये नए 2026 वाले नियमों की जांच चल रही है तब तक जो पुराने 2012 वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम थे वो पूरी तरह से लागू रहेंगे, वो अभी भी एक्टिव हैं। कोर्ट ने ऐसा करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास पावर का इस्तेमाल किया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई लीगल वैक्यूम या कानूनी खालीपन नहीं है। यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी अभी भी वही है। 2012 के नियमों के तहत उन्हें जातिगत भेदभाव को रोकना ही होगा। स्टूडेंट्स की सुरक्षा अपनी जगह पर कायम है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, और ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये पूरी प्रक्रिया असल में मजबूत नियमों की ओर एक रास्ता हो सकती है? देखिए, पहली नज़र में लग सकता है कि ये एक झटका है, एक सेटबैक है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन कानूनी सवालों को अभी सुलझाकर कोर्ट असल में इन नियमों को भविष्य के लिए और ज्यादा मजबूत, ज्यादा असरदार बनाने में मदद कर रही है।
ये एक तरह से नियमों को बुलेट प्रूफ बनाने जैसा है, ताकि आगे चलकर इन्हें कोई आसानी से चैलेंज न कर सके। तो जो लोग इक्विटी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि हम सब एकजुट रहें, सही जानकारी रखें और सबसे जरूरी अफवाहों और गलत खबरों से बचें। ये एक संवैधानिक बातचीत है और हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। और अब आखिरी सेक्शन कि आगे क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मामला अब एक बड़ी बेंच के पास जाएगा, एक 3 जजों की बेंच। अब ये बेंच इन सभी पेचीदा कानूनी सवालों की गहराई से जांच करेगी और फिर एक अंतिम फैसला देगी। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि हम ऐसे कानून कैसे बनाएं जो कमजोर ग्रुप्स को खास प्रोटेक्शन तो दें, लेकिन साथ ही साथ सबके लिए एक जैसी निष्पक्षता का जो सिद्धांत है उसे भी बनाए रखें। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे बनाना आसान नहीं है, और इस केस का जो भी नतीजा होगा वो हमें दिखाएगा कि हमारी न्यायपालिका इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे